हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पर डे शाम को 5 बजे करंट अफेयर की क्लास करते हैं और आज भी उसी की स्टडी में हम लोग चलते हैं। करंट अफेयर पढ़ेंगे और इससे संबंधित कई सारे फैक्ट्स भी देखते हैं ताकि आप लोगों के आने वाले आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो। और आप लोग तत्परता से पढ़ाई करिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स हो या जनरल स्टडी हो, इसके लिए हम लोग हैं और आपके साथ रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यूनेस्को ने अभी हाल ही में लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल किया है कौन सा पार्क है? जीवाश्म पार्क है, फॉसिल पार्क है। ठीक है, इसको अभी कहाँ पे किस राज्य में है जीवाश्म पार्क जो लगभग 1.1 अरब पुराना है? तो इसका राइट आंसर होगा, या इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये पार्क है। क्या कुछ खास है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, इसके बारे में देखते हैं। तो ये है जीवाश्म। सबसे पहली बात हम बात करें जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल्स क्या होते हैं। जीवाश्म पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेष होते हैं। क्या होते हैं इसके? पौधों और जानवरों के क्या होते हैं? प्राचीन अवशेष होते हैं जो चट्टानों में संरक्षित हो जाते हैं। ये आमतौर पर तब बनते हैं जब कोई जीव मर जाता है और जल्दी से तलछट यानी कीचड़ या रेत या फिर राख, है ना, से ढक जाता है। जब कोई जीव मर जाता है या जल्दी से ढक जाता है तलछटों में, तब वो क्या हो जाता है? जीवाश्म। ठीक है, ढक जाता है। समय के साथ तलछट कठोर होकर चट्टान बन जाती है और जीवाश्म के अवशेष पत्थर में बदल जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ जो तलछट होता है, राख कीचड़ रेत होती है, ठीक है, जिसमें जीवाश्म ढक जाते हैं, ये क्या है, कुछ समय बाद कठोर बन जाती है, कठोर चट्टानी संरचना बन जाती है। ठीक है, और जो है क्या है, पत्थर के रूप में बदल जाती है, उसे कहते हैं जीवाश्म। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है क्या है ना, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। ये वे स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर से या आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या की गई है? मान्यता दी गई है। ठीक, यह स्थल असाधारण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक या मिश्रित महत्व के होते हैं। ठीक है, ये सांस्कृतिक भी हो सकता है और ऐतिहासिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मिश्रित भी हो सकता है। इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी द्वारा चयनित किया जाता है या चयन किया जाता है इसका। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कुल ध्यान रखिएगा 43 स्थल शामिल हैं। ठीक है, इनमें से 32 जो प्लेस हैं ये क्या हैं? सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं। और इसमें से 7 क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल है। और 1 क्या है? यह मिश्रित स्थल है। टोटल 43 हैं। जबकि भारत में यूनेस्को की अस्थायी वर्ल्ड सूची में या अस्थायी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल कितने स्थल है? 63 स्थल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जीवाश्म पार्क के बारे में देखेंगे। जीवाश्म पार्क जो अपने उत्तर प्रदेश में, यह जीवाश्म पार्क सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज
है ना। सोनभद्र का मुख्यालय, जिला मुख्यालय कहाँ पे है? राबर्ट्सगंज। राबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर, है ना, सलखन गांव के पास स्थित है। ठीक है, यह पार्क विंध्यन पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। ठीक है, और यह पार्क लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों से समृद्ध भंडार है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक मानता है या एक बनाता है। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण के अंतर्गत आता है। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? अच्छा, किस आयोग ने या किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्टार्टअप इंडिया मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री है ना, एनर्जी मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्या है कुछ? भारत में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कितना 2.3 करोड़ रुपए है कि स्टार्टअप का नवाचार के रूप में चुनौती शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? छत पर सौर ऊर्जा और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। जो छत पे सोलर ऊर्जा लग रहा है, ठीक है, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को क्या है? बढ़ावा देना है। इसका मेन उद्देश्य ये है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्रालय क्या है? ठीक है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का एक ये नोडल मंत्रालय माना जाता है। ठीक है, मंत्रालय का व्यापक उद्देश्य क्या है? भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विकास एवं उसका उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत मिलके सांस्कृतिक, पर्यटन और AI के रूप में 2026 को मनाएगा? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें से राइट आंसर होगा ए, स्पेन। भारत सरकार के द्वारा और स्पेन सरकार के द्वारा 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या कुछ खास है इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2026 को भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग होगा। स्पेन के बारे में अगर बात करें तो स्पेन क्या है? यह एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो साइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसकी यह क्या है? यूरोपीय यूनियन संघ का भी देश है और उत्तरी अटलांटिक संधि यानी संगठन नाटो का भी सदस्य है स्पेन, और यह एक संवैधानिक राजतंत्र वाला देश माना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो राजा होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, स्पेन यहाँ की जो प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है।
राजधानी इसकी क्या है? मैड्रिड। मुद्रा इसकी क्या है? यूरो। और राजा यहाँ के फेलिप 4 हैं, 6 हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ के पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना भाई? इसका आंसर कौन बताएगा? ठीक है, वर्ष 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है कि अपने जो जीडीपी है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी क्या होती है? ग्रीन जीडीपी के बारे में देखेंगे तो ग्रीन जीडीपी यह पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी जीडीपी का संशोधित संस्करण है जिसके तहत आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखा जाना शामिल होता है ना, ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत। यानी जो पर्यावरणीय गतिविधियां होती हैं या जो पर्यावरणीय लागत होता है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसको क्या है? जीडीपी में शामिल किया गया है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि यानी 683.26 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई थी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर और यहाँ के राज्यपाल या कौन है? गवर्नर रेमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी के जहाज का नाम बताएं जिसे अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा है? ठीक है, कौन सी पनडुब्बी है जिसे अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? ऑप्शन ये है आईएनएस अरला और आईएनएस कृपाण, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस विक्रांत। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आईएनएस आरला। आईएनएस आरला इसे कहां पे शामिल किया गया? इंडियन नेवी में शामिल किया गया। भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस आरला को 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड ठीक है में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। आईएनएस आरला के बारे में देखेंगे। क्या है आईएनएस आरला? यह जहाज हिंद महासागर में उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में, ट्रैक करने में और डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, या डीएक्टिवेट करने में मदद करेगा। आईएनएस आरला जैसे कुल 16 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट इंडिया ने या इंडियन नेवी के पास होंगे। ठीक है, इनमें से जो आईएनएस अरला है ये क्या है? पहला ऐसा क्या नाम है? पहला ऐसा वेलफेयर या वाटरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन यहाँ से संबंधित यूपीएससी में भी आया था। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हाल ही में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है बांग्लादेश और ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत। तो ये कहाँ पे बिम्स्टेक की बैठक हुई है 2025 में? तो 2025 में वो थाईलैंड में बैठक हुई है। थाईलैंड में
क्या है बिम्स्टेक के बारे में? बिम्स्टेक जिसका पूरा रूप या जिसका पूरा नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यानी वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का यह एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? अभी तो 2025 में ये शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में बैठक हुई थी। तो इसका मेन मुख्य विषय क्या रखा गया था, थीम क्या रखी गई थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ध्यान रखिएगा, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक विजन 2030 क्या है? 2030 तक, यानी 2030 तक एक समृद्ध, सक्षम और खुले प्रो बिम्स्टेक के निर्माण के लिए रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला पहला विजन तैयार किया गया है। कहां पे? थाईलैंड के बैंकॉक। इसके तहत क्या किया जाएगा? आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक के बारे में देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में, है ना, बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। जब प्रारंभ में इसकी स्थापना की गई थी तो इसके 4 सदस्य देश थे। 4 सदस्य देश कौन कौन से थे? एक तो था बांग्लादेश, दूसरा था भारत, तीसरा श्रीलंका और चौथा थाईलैंड। यही 4 देश मिलकर किए थे। फिर बाद में क्या होता है, और तब इसका संक्षिप्त रूप क्या था? बिस्ट एक। और इसका सचिवालय कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका में। और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो इनकी संख्या 7 है। ये 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो एक तो बांग्लादेश है, दूसरा भूटान है, भारत है, म्यांमार है। ठीक है, ये 7 सदस्य देश इस प्रकार से हैं। तो ये देखिए, भूटान हो गया आपका, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, ये हो गया भूटान, हो गया आपका बांग्लादेश, हो गया इंडिया सदस्य देश हो गया। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार सदस्य देश हो गया इसका, और इसके अलावा नेपाल सदस्य देश हो गया इसका, थाईलैंड सदस्य देश हो गया इसका, और ये है श्रीलंका इसका सदस्य देश हो गया। ठीक है, इस तरीके से भूटान भी है, ये यहाँ पे छोटा सा बचा भूटान हो गया है। तो ये सभी क्या है? इसके सदस्य देश हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष मानने की घोषणा की है? ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जीडीपी का आकलन आधार वर्ष क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है 2020-21, ऑप्शन बी है 2019-20, ऑप्शन सी है 2022-23, ऑप्शन डी है 2023-24। तो क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 2022-23। ठीक है, इसके पहले जो जीडीपी का आकलन का आधार वर्ष था वो 2011-12 था। इसको संशोधित करके भारत सरकार के द्वारा इसे 2022-23 कर दिया गया है। क्या महत्वपूर्ण तथ्य? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके कितना रख दिया है? 2022-23 कर दिया गया है। भारत का जो जीडीपी आधार वर्ष है इसको 2022-23 में संशोधित करने का उद्देश्य क्या रहा है? ध्यान रखिएगा, उद्देश्य ये था कि महामारी के बाद आर्थिक परिवर्तन
और नीति में सुधार को प्रतिबिंबित करना था। डेटा अंतराल को संशोधित करके हाइब्रिड पद्धतियों को अपनाकर पारदर्शिता और सुनिश्चित करके या विश्वसनीयता बढ़ाना था। ठीक है, इसीलिए इसका आधार वर्ष चेंज किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जीडीपी का आधार वर्ष क्या था। अब तक हम लोग रटे रटाए आ रहे थे कि 2011-12 2011-12, लेकिन अब 2022-23 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाला किस ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है विवेकानंद ब्रिज, ऑप्शन बी है पंबन ब्रिज, ऑप्शन सी है राम सेतु समुद्री ब्रिज, ऑप्शन डी है सेतु समुद्रम ब्रिज। तो वो कौन सा ब्रिज है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर बी है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज को भारत सरकार के द्वारा अभी लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। और क्या है इसके बारे में? अप्रैल 2025 में रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नवनिर्मित वर्टिकल लिफ्ट पंबन सी ब्रिज का उद्घाटन किया इन्होंने। यह भारत का पहला वर्टिकल रेलवे समुद्री ब्रिज है। ठीक है, यह ब्रिज 17 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठने की अनुमति देता है या अनुमति रखता है, क्षमता रखता है, जिससे नीचे के जो जहाज होते हैं उनके जो आवागमन होता है वो सुगम तरीके से हो सके। यह ब्रिज 1914 में बने एक सदी पुराने ब्रिज की जगह लेगा। यानी पहले पंबन ब्रिज बना कब था? तमिलनाडु के तट पे। ठीक है, तो 1914 में बनाया गया था। तो अभी इसको संशोधित करके नया बनाया गया है, जो रामेश्वरम तक एक मात्र रेल संपर्क था। पंबन ब्रिज क्या है? नया ब्रिज है ना, स्टेनलेस स्टील प्रबलन, यानी ये किससे बना है? स्टेनलेस स्टील से प्रबलन, यानी उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट और पूरी तरीके से वेल्डेड जोड़ों से निर्मित, यानी बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है ताकि इसमें जंग ना लगे। भविष्य की क्षमता को समायोजित करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है इस ब्रिज को। ठीक है, समुद्री यातायात के लिए ऊंचाई को बढ़ाने हेतु या स्वचालित इलेक्ट्रिको मैकेनिकल लिफ्ट प्रणाली से सुसज्जित किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर, या अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, किस बजट वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 2027, 2028, 2029 और 2030। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2028। 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है अभी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन मिशन के बारे में क्या खूब है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2019 में, बजट 2019-20 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 18-19 में नहीं, बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन और जल जीवन मिशन में उसका विलय करके इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आरंभ में इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक अतिरिक्त 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना था। लेकिन अभी इसका उद्देश्य क्या हो गया कि हर घर जल, यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। तो कार्यात्मक घरेलू जो नल कनेक्टिविटी है ना, ग्रामीण क्षेत्रों तक, वो क्या है? प्रदान करना। इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ा के 2028 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा
भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने एक समझौता या साझेदारी की है कि ब्लू लोन देने के लिए। ब्लू लोन क्या है इसके बारे में जानते हैं, या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या है? आईएफसी ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, जो विश्व बैंक का समूह या हिस्सा है और निजी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केट विकसित करने और हरित परियोजना या हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाने के उद्देश्य से $500 मिलियन, करोड़ में बात करें तो लगभग 4200 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करके, ठीक है, करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसने? आईएफसी। आईएफसी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या है? विश्व बैंक समूह का यह सदस्य है और इसका काम क्या है? उभरते बाजारों में निजी क्षेत्रों पर केंद्रित करके सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है आईएफसी। और एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस भारत में निजी क्षेत्र का एक तीसरा सबसे बड़ा बैंक है निजी क्षेत्र का आईएफसी, और पूरे भारत में वित्तीय उत्पादों या सेवाओं का विस्तृत रूप से प्रदान करता है। ठीक है, एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करें तो कब की गई थी? 1993 में हुई थी, और इसका जब पूरा नाम था, जब किया गया था इसकी स्थापना, यूटीआई बैंक, है ना, यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको स्थापित किया गया था 1993 में। ठीक है, और 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो इसी के साथ अब सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ ही साथ ऐसे ही हमारे साथ रोज बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास।